क्या हाल है भाई। तो कैसे हो सब लोग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने बेसिक मैथ्स का थर्ड लेक्चर है ना। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पहले इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स देखा था, जो जनरल लाइफ में हमें फिजिक्स कहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद में हमने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी, और आज थर्ड लेक्चर है, इसके अंदर हम सर्कुलर मोशन, पैराबोला, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, इस पीडीएफ में जो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ मिलेगी ये, ठीक है ना, @फिजिक्स माफिया टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो तुम्हें वो चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें पीडीएफ मिलेगी, पूरे नोट्स वगैरह तुम्हें प्रॉपरली मिलते रहेंगे, बट रिकमेंड करूँगा कि नोट्स खुद से बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। और इस पीडीएफ में जो लिंक गिवन है, इन पे अगर क्लिक करोगे तो तुम डायरेक्टली सारे पेजेस ओपन कर सकते हो। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम आईडी ओपन हो जाएगी अपनी, और इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब चैनल। बाकी शेयर कर देना और लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो। स्टार्ट करते हैं। सर्कल के बारे में पढ़ते हैं ना। स्ट्रेट लाइन और पॉइंट्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो पॉइंट टू पॉइंट अगर हम कॉन्टिन्यूसली ज्वाइन करते जाते हैं तो कोई ना कोई कर्व जरूर बनता है। जैसे कि अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर मैं सीधे सीधे ज्वाइन करते जा रहा हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इनको ज्वाइन करते जाऊँगा तो। बट अगर यही पॉइंट टू पॉइंट जब मैं ज्वाइन करता हूँ, तो अगर कर्व्ड पाथ पे अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो कोई भी एक कर्व बनेगा। उसी तरीके का एक कर्व होता है सर्कल। सर्कल में होता क्या है कि एक ऐसा लोकस या फिर एक ऐसा पाथ जिसके हर एक पॉइंट की, यानी कि मैंने बहुत सारे पॉइंट ज्वाइन करे तो एक पाथ बना। इस पाथ की एक खास बात है कि इस पाथ पे आने वाला हर एक पॉइंट, जितने भी ये डॉट में बना रहा हूँ, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट किसी एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो वो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको तो हम बोलते हैं सेंटर। और जो उस सेंटर से इन सारे सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इस डिस्टेंस को, इसको हम बोलते हैं रेडियस आर। समझ में आई क्या बात। तो एक पॉइंट का वो पाथ या फिर लोकस यानी कि पाथ होता है किसी पॉइंट का वो पाथ किसी प्लेन में, जिसकी किसी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस सेम रहती है। उसको हम, उस कर्व को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, सॉरी सर्कुलर पाथ। ठीक है ना। और अगर कोई पार्टिकल इस पे मूव करेगा तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर मोशन हमारे एक स्पेसिफिक चैप्टर है अलग इसी नाम से, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हमें सर्कल को पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो रेडियस हमने बोला कि जो सेंटर से सरकमफेरेंस, जो हम बोल रहे हैं कि जो पाथ मैंने बनाया था, ये पाथ जो होता है इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं सर्कल की। तो ये जो सरकमफेरेंस है, इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस उसको रेडियस आर बोला जाता है। तो सबसे सिंपल, जो सबसे आसान जो ज्योमेट्री हो सकती है, जो सर्कल बन सकता है, हम बोल देते हैं कि सेंटर पे ही, सॉरी ओरिजिन पे ही हम उसका सेंटर मान लेते हैं। एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल बना रखा है मैंने, और ओरिजिन पे 0,0 पे मैंने उसका सेंटर मान रखा है। अब अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, तो वही बात है जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस निकाली थी। इक्वेशन होती क्या है, किसी भी जनरल पॉइंट एक्स कोमा वाई का जो पाथ है, उसके बीच में जो इक्वेशन है, किसी जनरल एक्स कोमा वाई के कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो इक्वेशन होती है वो उस कर्व की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ पे कोई रैंडम पॉइंट मैंने पी मान लिया, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स कोमा वाई मान लिए, तो अब इस एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन बनेगा वो इस सर्कल की या इस पाथ की इक्वेशन बनेगी। अब इसको हम कैसे निकालें, हमें हमेशा किसी भी कर्व को कैलकुलेट करने के लिए एक फिक्स कंडीशन की गिवन होना जरूरी है। उस कंडीशन को अप्लाई करके हम हमेशा इक्वेशन निकालते हैं। जैसे कि जब हमने स्ट्रेट लाइन वगैरह में बताया था, तो हम स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले तो हमें स्लोप कांस्टेंट होता है उसका, उस स्लोप को कांस्टेंट करके 2 पॉइंट 3 पॉइंट के बीच में, और फिर हम इक्वेशन निकालते थे हमेशा, है ना। तो उस तरीके से हम, जो कंडीशन होती है स्ट्रेट लाइन की कि उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में स्लोप निकाला, फिर बाकी के दो के बीच में स्लोप निकाला और इक्वल कर दिया, तो वहाँ से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाती थी। वैसे ही कोई कंडीशन हमें यहाँ पे ढूंढनी होगी। सर्कल में वो कंडीशन अभी हमने बताया, इसकी डेफिनेशन में वो कंडीशन छुपी हुई है कि सेंटर से सरकमफेरेंस के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। तो अगर मैं रेडियस आर बोल रहा हूँ, सेंटर 0,0 पे ले रहा हूँ, तो मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ कि जो रेडियस आर होगा, उस आर को मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। पी पॉइंट से ओ पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इस तरीके से लिखा जा सकता है कि जो आर होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ पी ओ या फिर ओ पी,
और ये लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायर करूँगा दोनों तरफ तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट तो गायब हो गया। तो अगर मैं इसको सही तरीके से अरेंज करके लिखूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन जाती है। इसको सर्कल की इक्वेशन बोलते हैं। और इस इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें याद रखने लायक हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हमें स्पेशली पता होनी चाहिए कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये गलत लगा दिया प्लस, यहाँ पे आएगा इक्वल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में जो खास चीज़ ये है कि इस इक्वेशन का, इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे माना था अपन ने, सेंटर है 0,0 या फिर बोले ओरिजिन। अगर ओरिजिन पे सेंटर होगा तभी ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बनेगी। साथ में जो रेडियस होगा इसका, वो रेडियस जो राइट साइड में आर स्क्वायर है वो रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है, रेडियस इसकी आर है। चलो ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब इसके बारे में अगर और बात करें कि ये जो सर्कल हमने बनाया है, इसकी इक्वेशन हमें पता है, जिसका सेंटर हमें पता है, इसकी रेडियस हमें पता है, इसके अगर हम सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करें, सरकमफेरेंस या फिर बोलूं सरकमफेरेंस क्या होगा, आर्क लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल। क्या होगा, आर्क लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल की आर्क लेंथ जो होती है वो क्या बनती है दोस्तों, सरकमफेरेंस बनती है। सरकमफेरेंस तुमने याद कर रखा होगा 9th-10th क्लास में कि जो सरकमफेरेंस होगी इसकी वो 2 पाई आर के इक्वल होगी। आर यहाँ पे रेडियस होगा, तो सरकमफेरेंस किसके इक्वल आ जाएगी, 2 पाई आर के इक्वल। ये कैसे आई 2 पाई आर के इक्वल, ये इसकी डेफिनेशन से आई। किसी भी आर्क में, किसी भी सेंटर पे सबटेंडेड जो आर्क होता है, अगर वो एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, लेंथ आर्क की एल ले लूँ, रेडियस आर ले लूँ, तो जो आर्क लेंथ एल होती है वो आर इंटू थीटा के बराबर होती है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं आर्क लेंथ सर्कल के लिए। फॉर कंप्लीट सर्कल जो थीटा होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। यहाँ पे लेकिन एक खास बात होती है कि जो थीटा रखना होता है वो रेडियन में ही रखना होता है, डिग्री में नहीं रख सकते तुम, है ना। डिग्री में ये एंगल नहीं रख सकते अगर तुम्हें आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है तो। जो लेंथ आर और थीटा का जो रिलेशन होता है उसमें थीटा फिर तुम्हें रेडियन में निकालना, अगर तुम्हें रखना, अगर तुम्हें आर्क लेंथ निकालनी है तो इसलिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो बनेगा वो मैं रेडियस आर इंटू एंगल कितना 2 पाई, इसलिए वो 2 पाई आर बन जाता है। और ये रेडियन में कोई लिखा जाता है वो डिफाइन इस तरीके से है 1 रेडियन। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि हम यहाँ पे एक तो ये रेडियन में ही क्यों लिख रहे हैं, और जो 1 रेडियन वाला जो एंगल है वो किस तरीके से डिफाइंड है, तो तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट अभी तुम याद रख लेना कि हम इसको किस में रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेडियन में रखेंगे अगर आर्क लेंथ रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है तो। ये तो हो गया इसका सरकमफेरेंस। अब अगर मैं बात करूं कि सर्कल के एरिया की, इधर लिख लेता हूं एरिया ऑफ सर्कल, या फिर अलग से नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, मैं तुम्हें कंप्लीट ही बता दूंगा। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल तुम्हें याद होगा πr² होता है ना। एरिया ऑफ सर्कल πr² है, ठीक है, ये तो तुम्हें याद होगा। लेकिन अगर मैं किसी सेक्टर की बात करूं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर होता क्या है, आर्क और सेक्टर में क्या डिफरेंस, सबसे पहली बात तो है ना। आर्क जो है, सबसे पहले तो डिफरेंस बता देता हूँ कि आर्क और सेक्टर में क्या डिफरेंस है। आर्क एंड सेक्टर, आर्क तो क्या होगा कि कोई ये सेंटर मान लो और ये आर रेडियस का आर्क है, आर रेडियस की लेंथ है, और अब इस पॉइंट को मैं पकड़ के इस सेंटर सी के अबाउट अगर मैं घुमाऊँ, जैसे इसको अगर मैं रेडियस को ऐसे घुमाऊँ, तो ये जो आर्क बनेगा, ये जो आर्क बनेगा इसको हम बोलेंगे
आर्क, ये एक लाइन है, सही से अगर समझा जाए तो ये एक लाइन है, ठीक है, जो सबटेंड कर रही है कहाँ पे, सेंटर पे, एंगल थीटा। तो ये तो बनता है आर्क इस लाइन को, यानी कि सरकमफेरेंस एक तरीके से आर्क है। सेक्टर की अगर बात करें तो सेक्टर भी ऐसा ही होता है, बट सेक्टर बोला जाता है पूरी 2D प्लेट को। अगर इस एक तरीके से बोले कि रिंग का अगर कोई पार्ट तुमने काटा है ना, ये पार्ट ऑफ ए रिंग बोला जा सकता है, ठीक है। सेक्टर जो होगा वो कंप्लीटली सॉलिड होगा, यानी कि ये पूरा यहाँ पे पूरा एक तरीके से क्लोज्ड होगा। ये कब होगा, हम इसको बोल सकते हैं कि ये आर्क नहीं बोलेंगे इसको, ये सेक्टर बनेगा। और ये सेक्टर जो बनेगा ये इसको बोलेंगे, ये एक तरीके से बोला जा सकता है पार्ट ऑफ ए डिस्क। एक तरीके से डिस्क का एक छोटा कॉर्नर काट लिया तुमने, वो एक सेक्टर होता है। तो अगर रिंग का पार्ट है तो आर्क में आर्क लेंथ डिफाइंड होगी, इसकी सर्कमफेरेंस की लेंथ होगी। इसमें भी सर्कमफेरेंस जरूर है, सर्कमफेरेंस इसमें भी जरूर है, लेकिन इसमें ये एरिया भी डिफाइंड है कि ये एरिया कितना होगा। एरिया इसमें भी कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन जब ये सॉलिड होता है तो उसको अपन बोलते हैं सेक्टर, और जब ये खाली होता है तो इसको हम बोलते हैं आर्क। बस ये डिफरेंस है। एरिया और आर्क लेंथ दोनों जगह कैलकुलेट करे जा सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट आर्क और सेक्टर में क्या डिफरेंस है ये मैंने तुम्हें बताया। अब जो ये जो सेक्टर बना या फिर ये जो आर्क बना, जो एंगल पे सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, उसका ये वाला एंगल कितना है, सॉरी एंगल नहीं, ये वाला एरिया कितना है, ये एरिया कितना सबटेंड हो रहा है। तो यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि अभी हमने बताया कि कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट सर्कल के लिए जो कि एंगल 2 पाई होता है, उसमें जो एरिया होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई रेडियन का जब एंगल होगा, जब पूरा सर्कल बनेगा तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर बनता है। तो 1 रेडियन में कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, यानी कि आर स्क्वायर बाई 2। तो थीटा रेडियन में कितना होगा, थीटा रेडियन में होगा थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई 2। तो एंगल सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर ये बन जाएगा हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। समझ में आई क्या बात, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। अगर सर्कल कंप्लीट के लिए निकालना है तो थीटा की वैल्यू तुम क्या रख दोगे, थीटा की वैल्यू इसमें तुम 2 पाई रख दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। सेमी सर्कल का अगर एरिया निकालना है, सेमी सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू पाई रख दोगे, 180 डिग्री को पाई रख दोगे, और वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये सारे एंगल सारे एरिया निकाल सकते हो। किसी भी 60 डिग्री के आर का कितना एंगल होगा, 30 डिग्री के आर का कितना एंगल होगा, तुम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आई क्या बात। रेडियन से अगर तुम जो एंगल मेजर मैं बता रहा हूँ कि रेडियन में अगर तुम उससे थोड़े रूबरू नहीं हो तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एंगल रेडियन में कैसे मेजर करा जाता है। ठीक है। और जो डिग्री में और रेडियन में कन्वर्जन का क्या रिलेशन है। बट अभी के लिए तुम ये चीज़ें याद रख लो कि हम इस तरीके से एरिया निकालते हैं। थीटा यहाँ पे भी इन रेडियन ही होगा। समझ में आ गई बात। जैसे कि तुम लेंथ मेजर करते हो तो मीटर सेंटीमीटर में भी करते हो, और फुट वगैरह में भी करते हो, इंचेस में भी करते हो। तो अलग अलग यूनिट्स हैं ना लेंथ मेजर करने की। उसी तरीके से ये दो अलग अलग तरीके हैं एंगल को मेजर करने के। एक तो डिग्री से जो तुम 9th-10th में पढ़ते हो, एक होता है रेडियन, वो भी तुमने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। अगर या तो 10th में या फिर 10th में भी नहीं सुना तो कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। वो वाले रेडियन की बात कर रहा हूँ। तो जब इस तरीके का किसी भी जगह पे जब हम सिंपल थीटा को एंगल को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वो एंगल रेडियन का ही होता है ना। डिग्री वाले को सीधे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते। ये क्यों होता है ये भी समझेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री में एंगल समझेंगे। तो अभी के लिए ये था कि अगर सर्कल का एरिया देखना पाई आर स्क्वायर, किसी भी आर्क लेंथ आर्क ऑफ रेडियस थीटा का देखना एरिया तो वो हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि इक्वेशन जो हम सर्कल की निकाल रहे थे वो हमने स्पेसिफाई कर दिया था कि सेंटर हमने ओरिजिन पे ले लिया था। अगर सेंटर ओरिजिन पे ना होकर के किसी जनरल पॉइंट पे हो जिसका कोऑर्डिनेट सेंटर का खुद का कोऑर्डिनेट x0, y0 है, तो अब हम उस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालें जिसका रेडियस r है। तो फिर से वही बात है कि हम एक जनरल पॉइंट मान लेंगे इस पाथ पे, सर्कमफेरेंस पे, या जो तुम्हारा कर्व है उसके पाथ पे,
इस पे एक पॉइंट P मान लिया जिसका जनरल कोऑर्डिनेट x, y है और इस x, y का रिलेशन ही इस इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा। सिंपल सी वही बात है जो पहले करा था वही करना है कि जो r रेडियस हम निकाल सकते हैं, जो CP डिस्टेंस है वो r हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज रख देंगे तो ये बन जाएगा r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C से P तक का डिस्टेंस रेडियस r है, ये बन जाएगा x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर। इसको मैंने इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया और ये फॉर्मूला लगा दिया तो ये बन गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बनी है। तो आगे से जब हमें कोई ऐसी इक्वेशन दिखेगी तो हम ये समझ जाएंगे कि यार x माइनस समथिंग का स्क्वायर या फिर x प्लस समथिंग का स्क्वायर में जो समथिंग हो रहा है वो उसके सेंटर को डिनोट करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कॉन्स्टेंट स्क्वायर इस तरीके का कोई रिलेशन हुआ तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। सेंटर जो बनेगा वो बन जाएगा एक्स नोट कोमा वाई नोट और रेडियस जो बन जाएगा वो बन जाएगा आर, जो इक्वल में कांस्टेंट का स्क्वायर है तो वो जिस कांस्टेंट का स्क्वायर है वो रेडियस आर बन जाएगा। समझ में आ गई क्या? देख लो ध्यान से, समझ लो इस चीज़ को, नोट कर लो और वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना कंप्लीट तरीके से, नोट्स कंप्लीट करते रहना ना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम समझ लेते हैं किस तरीके से हम इक्वेशंस को पहचानेंगे, कैसी इक्वेशंस हमें देखने को मिलेंगी और कैसे कैसे वहाँ से हमें सेंटर और रेडियस की इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। हमें बोला है कि हमने कुछ सर्कल की इक्वेशंस तुम्हें दे रखी हैं, तुम्हें उन इक्वेशंस के हिसाब से उन सर्कल्स का सेंटर का लोकेशन फाइंड आउट करना है और रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो वो हर एक पार्ट में करना है। तो इसको लिख लो और खुद से ट्राई करो, या फिर मैं एक पार्ट में खुद से करवा देता हूँ, उसके बाद में तुम बाकी पॉइंट जो पार्ट हैं वो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना और फिर उसके सॉल्यूशन देखना। तो पहला पार्ट ए मैं तुम्हें सोल्व करके दिखाता हूँ कि जो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर है। इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि x नोट की वैल्यू तो 2 है, y नोट की वैल्यू 3 है और r स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 4 स्क्वायर है। तो r की वैल्यू कितनी है? 4 है। यानी यहाँ से मुझे पता चला कि जो सेंटर होगा वो कितना होगा, x नोट कोमा वाई नोट जो होगा वो होगा 2,3 और जो रेडियस होगा r वो होगा 4 यूनिट। जिस भी यूनिट में, मीटर सेंटीमीटर में ये कोऑर्डिनेट्स होंगे उस यूनिट में। समझ में आ गई क्या बात? ध्यान से देख लो। सेकंड पार्ट में तुम्हें करवाता हूँ, तुम खुद से बाकी के बी सी डी और ई पार्ट खुद से करो एक बार वीडियो पॉज करके और फिर उसको स्टार्ट करना, सॉल्यूशन देख लेना जो भी वेरीफाई करना हो। तो बी पार्ट लिखा हुआ है इक्वेशन, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। बी पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 है। अब यहाँ पे देखो तो फर्स्ट पार्ट में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा एक्स में से, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर लिखा होने का मतलब क्या होता है, ओरिजिन पे सेंटर होना। अब वाई में तो वाई स्क्वायर नहीं है, वाई माइनस टू है, तो एक्स के लिए तो वो ओरिजिन वाला पॉइंट होना चाहिए, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट तो जीरो होना चाहिए सेंटर पे और वाई का कोऑर्डिनेट ये टू तुम्हें बता ही देगा। या फिर मैं इस तरीके से लिख लूँ कि इसको एक्स माइनस जीरो भी लिखा जा सकता है, तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें इधर स्क्वायर बनाना होता है तो या तो मैं इसको 4 का स्क्वायर लिखूं या 16 ही रहने दूं। तो अब यहाँ से पता चला एक्स नोट तो 0 है, वाई नोट है 2 और जो आर स्क्वायर है वो 16 है, या फिर बोलूँ 4 स्क्वायर है तो आर आ जाएगा 4। तो वही बात है, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 0,2 और रेडियस कितनी बन जाएगी 4 यूनिट। समझ में आएगी बात? समझ में आ गई तो भाई आगे चलते हैं, अदरवाइज दोबारा से देख लो इस पार्ट को। सी पार्ट में जो हमें गिवन है, सी पार्ट में हमें इक्वेशन ये गिवन है, इसको अगर हम कंपेयर करें
तो देखना यहाँ पे प्लस के साइन आ रहे हैं, प्लस के साइन आ रहे हैं मतलब साइन पलट गए तो तुम्हारे आंसर के साइन भी पलट जाएंगे। अगर x-2 होता तो सेंटर का कोऑर्डिनेट +2 होता, यहाँ पे x+2 है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट x-2 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे x-x0 का होल स्क्वायर प्लस y-y0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो -x0 की जगह क्या है 2 है, यानी कि x0 बन जाएगा 2। -y0 की जगह कितना है 1, यानी कि y0 कितना बन जाएगा -1। तीसरा मैं लिखूं आर स्क्वायर की जगह है 12, यानी कि r बन जाएगा √12। तो सेंटर तो बन जाएगा 2 कोमा सॉरी -2 कोमा -1, ये तो सेंटर बन जाएगा। और रेडियस जो बनेगा वो बन जाएगा √12 यूनिट्स। अरे समझ में आई क्या बात? लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे देखिए डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट में तो सीधे सीधे दिख रहा है हमें x² + y² इक्वल टू आर स्क्वायर जैसा ही है। x² + y² इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर तुम्हें दिख रहा है सीधे सीधे 0,0 है, और आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जो नेक्स्ट पार्ट गिवन है x-2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 9, तो ये क्या बन जाएगा x-2 का x-x0 का होल स्क्वायर प्लस y-0, इस तरीके से लिखा जा सकता है y-y0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। से कंपेयर कर लो तो x0 तो आ जाएगा 2, y0 आ जाएगा 0 और आर स्क्वायर आ जाएगा 9, यानी कि सेंटर तो हो जाएगा 2,0 है ना, और रेडियस हो जाएगी 3 यूनिट। समझ में आई क्या बात? ध्यान से देख लो और आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो भी तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन सर्कल का इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखो, और ऐसे क्वेश्चंस जब आए तो तुम थोड़ा सा एलिमिनेशन के हिसाब से भी जा सकते हो। हालांकि हम तो प्रॉपर तरीके से इसको सोल्व करेंगे कि कौन सा नहीं आना चाहिए, बट एलिमिनेशन के हिसाब से भी जा सकते हो कि कौन कौन से जो इक्वेशंस हैं वो सिमिलर तरीके की बन रही हैं, और कौन सी जो इक्वेशन है उसमें कुछ एक ऐसी चीज़ होगी, एक या दो ऐसी चीज़ें होंगी जो पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, बाकी ऑप्शंस में वो चीज़ें नहीं हैं, और उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा उस तरीके का टर्म आ रहा होगा, तब वो उसकी इक्वेशन नहीं बन पाएगा। बट हमें तो सिंपल समझना है कि सर्कल की जो जनरल इक्वेशन भी लिखूंगा तो x-x0 का होल स्क्वायर प्लस y-y0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जैसी इक्वेशन आनी चाहिए। इसको अगर मैं ओपन भी कर लूँ तो ये बन जाएगा x² -2x(x0) प्लस x0 स्क्वायर प्लस y² -2y(y0) प्लस y0 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि x² प्लस y² का टर्म आएगा प्लस -2x(x0) 2y(y0), तो x की पावर 2 का टर्म आ रहा है, y की पावर 2 का टर्म आ रहा है, x की पावर 1 का टर्म आ रहा है, y की पावर 1 का टर्म आ रहा है, बाकी 2x0 y0 ये सब तो कॉन्स्टेंट है, इक्वल टू आर स्क्वायर -x0 स्क्वायर -y0 स्क्वायर, ये कुछ है कॉन्स्टेंट सी। यानी कि इस इक्वेशन में x की पावर 2 की एक टर्म आएगी, y की पावर 2 की एक टर्म आएगी, x की पावर 1 की एक टर्म आ सकती है, y की पावर 1 की एक टर्म आ सकती है, अगर वो सेंटर से कहीं सॉरी ओरिजिन से कहीं और अगर सेंटर होगा तो। अगर सेंटर पे ही ओरिजिन पे ही सेंटर होगा तो x और y की टर्म भी नहीं आएंगी, सिर्फ x² y² इक्वल टू आर स्क्वायर ही आएगा। बट अगर कहीं जनरल इक्वेशन भी लें कोई, अगर x0 y0 जीरो ना भी हो, अगर x0 y0 जीरो होगा तो यहाँ पे रखेंगे तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये वाले टर्म को जीरो कर देगा। लेकिन अगर ये जीरो नहीं भी है, ये जीरो नहीं भी है तो इसके अलावा भी x की पावर 2 y की पावर 2 x पावर 1 और y की पावर 1, इनके अलावा तो कोई टर्म पॉसिबल नहीं है ना। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहला जो ऑप्शन हमें दिख रहा है तो ये तो सिंपल सर्कल की इक्वेशन है ही, हमें देखते पता चल रहा है इसका सेंटर तो 2,2 है और रेडियस √3 है ना। रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो ये √3 का स्क्वायर है इसलिए रेडियस 3 है, तो ये तो सर्कल है, ये तो सर्कल है।
दूसरी वाली इक्वेशन जो बी है, इसमें ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, वाई स्क्वायर का टर्म भी है, और एक्स की पावर 1 का टर्म भी है। वाई की पावर 1 का टर्म नहीं है, यानी कि वाई नॉट जीरो रहा होगा, यानी कि सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहा होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट है कुछ, तो एक्स की पावर 1 आया होगा, साथ में कांस्टेंट आ रहा है, तो ये भी सर्कल की इक्वेशन पॉसिबल है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, एक्स पावर 1 भी है, वाई की पावर 1 भी है, तो यहाँ पे अगर एक्स पावर 1 और वाई की पावर 1 भी है, तो यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट भी जीरो नहीं है, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो नहीं है, बट ये इक्वेशन सर्कल की है। इसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स है, एक्स है, एक्स इंटू वाई है। ये रेड तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें हाईलाइट हो रहा है कि हमारी जो सर्कल की इक्वेशन थी, उस सर्कल की इक्वेशन में एक्स इंटू वाई का कोई टर्म नहीं था, और अगर एक्स इंटू वाई का कोई टर्म नहीं था, यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, सिंस इन ऑप्शन डी देर इज ए टर्म एक्स इंटू वाई which is not possible in equation of circle। सर्कल की इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? ओके, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये तुम्हें बता रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट पॉइंट 1,2 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 5,5। यानी एक ऐसा सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर तो 1,2 पे है, और वो सर्कल का जो सरकमफेरेंस यानी सर्कल का जो पाथ है, वो किसी एक पॉइंट 5,5 से पास कर रहा है। यानी मैं कोई जनरल पॉइंट ले लूँ, ये 1,1, ये 1,2 है, और ये 5,5 है कोई, है ना, ये मान लिया मैंने 5,5 है। तो एक ऐसा सर्कल है जो इस पॉइंट से तो पास कर रहा है, और जिसका सेंटर ये वाला पॉइंट है, सेंटर ये वाला पॉइंट है, और पास यहाँ से कर रहा है, तो कोई ऐसा सर्कल बनेगा। समझ में आई क्या बात? तो एक ऐसा सर्कल बनेगा, अगर हम बनाना चाहें, जिसका सेंटर तो यहाँ पे होगा, और वो इस पॉइंट से पास कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो मान लिया भाई हमने एक ऐसा सर्कल है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये सेंटर है, ये सरकमफेरेंस का पॉइंट पी है, ये रेडियस आर होगी कि नहीं होगी? तो जो सेकंड पार्ट है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि सरकमफेरेंस का जो पॉइंट और सेंटर जो है, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल दो, तो वो रेडियस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जो रेडियस होगा, ये रेडियस लिखा जा सकता है आर इक्वल टू सी पी, यानी कि आर लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। तो रेडियस बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि रेडियस बन जाएगा तुम्हारे पास 5 यूनिट्स। क्लियर है क्या? रेडियस तुम्हारी बन जाएगी इसकी 5 यूनिट्स। इक्वेशन की अगर बात करें, तो इक्वेशन x - x नोट का होल स्क्वायर प्लस y - y नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है सर्कल की इक्वेशन। x नोट y नोट सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पे x नोट 1 है और y नोट 2 है, तो रख दो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। किसकी इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों? सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये जनरल पोजीशन के सर्कल पे भी क्वेश्चन कर लिया हमने, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह समझ लिए। यही प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे काम में आएंगी, है ना। आगे चलते हैं, स्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा दूं, यानी एक रिंग लो और उसको रिंग को किसी एक डायमीटर के अबाउट इसको घुमा दो ऐसे, तो ये रिंग पहले ऐसे थी, तो फिर ऐसे बनेगी, फिर ये ऐसे बनेगी, फिर ये ऐसे आएगी, यानी कि घूम करके ये एक पूरी कंप्लीट ज्योमेट्री बना देगी, और वो कंप्लीट ज्योमेट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? एक स्फेयर बनेगी। यानी जैसे तुम्हारे पास बॉल है, वो बॉल एक कंप्लीट स्फेयर होता है। ठीक है, तो हमें उस स्फेयर की इक्वेशन लिखनी है। इस स्फेयर में भी अगर मैं बात करूँ, तो स्फेयर की भी सेम ही प्रॉपर्टी होती है जैसे सर्कल की होती है, बट सर्कल तो होता है 2D प्लेन में, जैसे XY प्लेन में होगा, या तो या YZ प्लेन में होगा, या फिर XZ प्लेन में होगा। स्फेयर जो होगा वो 3D ऑब्जेक्ट है। अगर मैं 2D की बात करता तो ये रिंग होता, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट जैसे आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, तो ये इनटू द प्लेन भी जा रहा है, तो ये
जिस प्लेन में 2D प्लेन में था उसके प्लेन के बाहर भी आ रहा है, यानी कि तीसरे प्लेन में भी आ रहा है, तीसरी एक्सिस में भी आ रहा है। तो तीसरी एक्सिस में भी आ रहा है तो 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। स्फेयर जो होता है वो 3D ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जो सर्कल था वो था 2D ऑब्जेक्ट, लिख सकते हो वहाँ पे। सर्कल जो था यहाँ पे लिख सकते हैं, वो तो ऊपर है, अगर तुम लिख लेना। तो सर्कल जो था उस पर हम लिख सकते हैं कि जो सर्कल होता है वो 2D ऑब्जेक्ट होता है, स्फीयर होता है 3D ऑब्जेक्ट। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है। इसमें भी होगा क्या कि जो कोई भी सरकमफेरेंस पे पॉइंट होगा, स्फीयर क्या होगा, एक रिंग को ही तो घुमाया अपनी एक्सिस के अबाउट। तो रिंग का जो सेंटर था उसको वो जब वो घूमेगा तो सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट सेंटर से डिस्टेंस नहीं बदल सकता। तो सेंटर से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इसमें भी सेम है। तो 3D का एक कोई ऐसा पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड जिसका सरकमफेरेंस सॉरी सेंटर से डिस्टेंस सेम रहे, वो जो ज्योमेट्री होगी वो स्फेरिकल ज्योमेट्री होगी, उसको स्फेयर बोलेंगे। इसके भी अगर इक्वेशन डिराइव करना चाहो तो सेम है कि जो रेडियस है इसकी वो आर है, और आर को मैं लिख सकता हूँ ये ओ पी है, और आर को मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं। ये बन जाएगा x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, अगर मैं जीरो पे ओरिजिन ले लेता हूँ, है ना, ओरिजिन पे सेंटर अगर इसमें कंसिडर कर लूँ 0,0,0, तो जो बनेगा ये x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ स्फेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस इक्वेशन ऑफ स्फेयर, इक्वेशन ऑफ स्फेयर। इसका सेंटर कहाँ है? अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का टर्म है तो इसके जो सेंटर होंगे, इसका सेंटर होगा 0,0,0, और जो इसकी रेडियस होगी वो रेडियस होगी आर के बराबर। क्लियर है क्या? तो वैसी ही चीज़ है, कोई ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट है नहीं। अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूं और सरफेस एरिया की बात करूं, इसकी सरकमफेरेंस तो होगी नहीं भाई कि सरकम, क्योंकि ये एक लेंथ लेंथ तो है नहीं कुछ आर्क वगैरह, ये तो पूरा 3D सरफेस है। और सरफेस है तो सरफेस एरिया या फिर उसके अंदर एनक्लोज्ड वॉल्यूम, इस इन दोनों चीज़ों की बात होगी। तो जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो तुम्हें याद रखना है, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है क्या? और जो सरफेस एरिया होता है वो तुम्हें याद रखना है 4 पाई आर स्क्वायर। आज के बाद तुम्हें याद होना चाहिए, है ना। जैसे सर्कल के लिए तुम्हें याद है कि एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। किसी सेक्टर के लिए जो एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, डिस्क का कोई पार्ट बना लो थीटा एंगल का, रेडियस आर का, उसका एरिया कितना होगा? हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, अभी बताया था मैंने ऊपर। उसी तरीके से जो स्फेयर होगा इसका सरफेस एरिया, सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अगली बात अगर मैं पढ़ूँ कि ये जो मैंने जनरल पॉइंट, जनरल सा एक सिंपल सा सिंप्लीफाइड स्फीयर ले लिया जिसका सेंटर मैंने ओरिजिन पे ही मान लिया था। अगर सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो इफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज एट एक्स नोट कोमा वाई नोट कोमा जेड नोट, किसी जनरल पॉइंट पे है, तो वही बात हो जाएगा। अगर किसी जनरल पॉइंट पे हुआ तो मैं यहाँ पे मान लो शिफ्ट कर देता हूँ। तो इस पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस लिखूंगा, ये एक्स नोट कोमा वाई नोट कोमा जेड नोट है, तो अब मैं यहाँ से डिस्टेंस लिख दूंगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड की, उसको आर के इक्वल कर दूंगा। तो जैसे सर्कल में किसी जनरल पॉइंट पे अपन ने इक्वेशन लिखी थी, से सिमिलर टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, और ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन बनेगी किसकी? स्फेयर की, जब उसका सेंटर कोई जनरल एक्स नोट वाई नोट जेड नोट हो। इसमें हम लिख सकते हैं सेंटर बन जाएगा इसका एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, और रेडियस बन जाएगी आर। समझ में आएगा? ध्यान से देख लो, और एक बार वीडियो पॉज करके जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ाई हैं एक बार पेज पलट के जो तुमने नोट किया है उसको देख लो, है ना। अब हम आगे चलते हैं ना, अगली ज्योमेट्री जो हमें याद रखनी है, जो हमें समझनी है, जिसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है, इलिप्स। इलिप्स का क्या काम आता है भाई? इलिप्स ज्योमेट्री कैसी होती है?
सबसे पहले तो मैं काम समझा देता हूँ, क्योंकि काम की बातें ही सुनते हो तुम। तो काम तो हमारा ये है कि जो इलिप्टिकल पाथ होता है ना, तुमने केपलर्स के लॉ पढ़े होंगे, प्लानेटरी मोशन। तुमने ये सुना होगा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। तो जो चक्कर लगा रही है वो कौन सा पाथ है? इलिप्टिकल पाथ है। और जो सन है वो इस इलिप्स के एक फोकस पे है। तो हमें वो समझना जरूरी है। अगर हमें वो पढ़ना है ग्रेविटेशन में, तो पढ़ना है प्लानेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन जो होगा, जैसे मून बोलते हैं अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में है, तो वो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन तो हमने पढ़ ली, सर्कल में घूमेगा तो। लेकिन अर्थ जो है वो सन के अराउंड इलिप्स में घूम रही है, तो हमें इलिप्स की इक्वेशन जाननी जरूरी है। तो ये जो इलिप्टिकल पाथ होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये बनेगा कैसे? इलिप्टिकल पाथ बनेगा अगर मैं बोलूँ कि ये एक पॉइंट तुमने ए ले लिया, ये कोई पॉइंट तुमने ले लिया बी। अब एक रस्सी ली तुमने, ए से बी के बीच में बांध दी, लेकिन वो रस्सी की लेंथ ए से बी तक के डिस्टेंस के बराबर नहीं है ना। सबसे पहली बात तो ए से बी तक हमें रस्सी बांधनी है, तो उससे छोटी लेंथ की रस्सी तो बंध ही नहीं पाएगी। क्या मैं इससे छोटी लेंथ की रस्सी, ए से बी तक की छोटी लेंथ की रस्सी, क्या ए और बी पे बांध सकता हूँ? नहीं बांध सकता। तो मिनिमम लेंथ चाहिए ए से बी तक की। अगर उतनी ही लेंथ की है तो ए से बी तक की सीधी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर मैं एक ऐसी रस्सी लेता हूँ जिसकी लेंथ क्या है, ए से बी तक के डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन है डिस्टेंस ए बी से। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये जो रस्सी है इसमें किसी एक पॉइंट पे पेन फंसा करके इसको खींच लेता हूँ, तो ये टाइट हो जाएगी। तो कैसी शेप बन जाएगी? ये ए, ये बी। तो रस्सी कुछ इस तरीके की बन जाएगी। मैं भाई इसको पेन फंसा कर खींच दिया तो रस्सी इस तरीके से टाइट हो जाएगी। अब जो मैंने यहाँ पे पेन फंसाया ना, इस पेन को मैं रस्सियों को टाइट रखते हुए मूव करवाता हूँ। तब जो पाथ बनेगा, जब मैं इसको मूव करवाऊंगा, तब जो पाथ बनेगा वो बनेगा इलिप्स। क्लियर है क्या? इलिप्स बनता कैसे है ना? तो इस सिचुएशन में कंस्ट्रेंट क्या है? हमें इक्वेशन निकालने के लिए एक रिलेशन की जरूरत पड़ती है ना, एक हमें कोई कंस्ट्रेंट पता होना चाहिए, या फिर हमें एक पैरामीटर, या फिर बोले एक कंडीशन पता होनी चाहिए उस कर्व की, कि ये कर्व इस कंडीशन के थ्रू क्रिएट हुआ है। तो वैसे ही वो कंडीशन यहाँ पे क्या है? वो कंडीशन ये है कि ये जो धागे की लेंथ है, ये लेंथ कांस्टेंट ही तो है। तुम चाहे यहाँ पे हो, चाहे तुम यहाँ पे हो, तुम चाहे इस पॉइंट पे थे, चाहे तुम इस पॉइंट पे थे, तो ये वाली डिस्टेंस वही थी। चाहे तुम इस पॉइंट पे थे तो ये वाली डिस्टेंस भी वही थी। चाहे तुम इस पॉइंट पे आ गए तो ये वाली डिस्टेंस भी वही है। तो इस धागे की लेंथ, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, वो इक्वल होगी इनिशियल इस वाले के। यानी कि इस धागे की लेंथ तो चेंज होने से रही। अब ये धागे की लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो यही कंस्ट्रेंट है हमारा, है ना? ये चीज़ समझ ली होगी। इसको हटाता हूँ मैं। अब इलिप्स पे आते हैं। तुम इसको नोट कर लेना चाहो तो तुम्हें याद रहेगा कि इलिप्स बना कैसे था। जो ये पॉइंट ए और बी मैंने बोले ना, जो फिक्स हैं, जहाँ से जो पाथ, ये पार्टिकल चल रहा है, ये पॉइंट चल रहा है, पेन चल रहा है, उसकी जो ए और बी है, इन दोनों से डिस्टेंस का सम, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल लेंथ सेम है, तो इस पॉइंट का यहाँ से दोनों से डिस्टेंस का सम जो है वो कांस्टेंट है। और ये जो पॉइंट ए एंड बी हैं, इस इलिप्स के क्या कहलाते हैं? फोकस कहलाते हैं। क्लियर है? तो अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना इस डायग्राम में, कि ये जो इलिप्टिकल पाथ है उसमें दो पॉइंट हैं फिक्स, F1 और F2। इन दोनों F1 और F2 को बोलते हैं फोकस ऑफ इलिप्स। ये दोनों फोकस हैं। इन दोनों फोकस से एक जनरल पॉइंट लिया मैंने, या फिर बोले रस्सी बांध ली। अब इस पॉइंट को घुमा रहा हूँ तो ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा। ये जो पाथ बना इसको इलिप्स बोलेंगे। उस इलिप्स में मैं कंडीशन बोल देता हूँ कि जो कंडीशन ऑफ इलिप्स है, कंडीशन ऑफ इलिप्स, या फिर इलिप्टिकल पाथ भी बोल सकता हूँ, इस इलिप्स की कंडीशन या फिर इलिप्टिकल पाथ की कंडीशन। तो जो जनरल पॉइंट P मैंने कंसिडर करा, उस P पॉइंट की F1 से डिस्टेंस ये वाली, और इस P पॉइंट की F2 से डिस्टेंस ये वाली, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस धागे की लेंथ कांस्टेंट रहनी है। तो कंडीशन जो होती है इलिप्स की होती है कि F1P प्लस F2P इक्वल टू, ये कांस्टेंट होता है। क्लियर है? अब ये कांस्टेंट होता कितना है उसको समझते हैं। ये जो सेंटर है इसका, ये जो कर्व बना, इसका सेंटर है, बोल रहे हैं F1 F2 जो दोनों फोकस हैं उनके बीच का मिड पॉइंट, इसको सेंटर बोलेंगे। इस सेंटर से ये जो इलिप्स बना अपना,
इस इलिप्स में पहले इसको समझो, इस इलिप्स में ये जो इलिप्स बना है ये एक सर्कुलर पार्ट को ऐसा लग रहा है जैसे ये सर्कल था, उस सर्कल को मैंने इधर से और इधर से चिपका दिया तो ये ऐसा पार्ट बन गया। एक सर्कल को पिचकाने से जो बनने वाला शेप है वो हमें इलिप्स जैसा दिखाई देता है, तो ये हमें उसकी तरीके का फील हो रहा है। अब सर्कल में तो क्या होता था कि इधर से देखूं रेडियस, इधर से देखूं, इधर से देखूं, इधर से देखूं, रेडियस सेम ही आते हैं सभी जगह से, बट यहाँ पे अलग है। तो हम क्या करते हैं कि जिस तरफ ये फैला हुआ होता है ना, उसको, उस वाली एक्सिस को बोल देते हैं मेजर एक्सिस, और जिधर ये चिपका हुआ रहता है उसको बोल देते हैं माइनर एक्सिस, क्योंकि इस तरफ जो दोनों एक्सट्रीम हैं उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है और इस तरफ दोनों एक्सट्रीम के डिस्टेंस किसी भी और तरीके से सबसे कम है। ये वाला जो दोनों इस पाथ में जो सबसे ज़्यादा दूरी पे पॉइंट है वो ये दोनों हैं, सबसे पास में जो है वो ये दोनों पॉइंट हैं। तो सबसे दूरी वाले पॉइंट्स को बीच के जो एक्सिस है उसको मेजर एक्सिस, और सबसे पास वाले पॉइंट्स के बीच के एक्सिस को माइनर एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस खास बात है परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर है क्या? मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अब इस मेजर एक्सिस में जो सेंटर से एक तरफ का जो डिस्टेंस है, सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस ए से बोल देते हैं। तो जो मेजर एक्सिस की डिस्टेंस होगी, मेजर एक्सिस की लेंथ, वो कितनी हो जाएगी 2a। और जो सेंटर से माइनर एक्सिस वाला जो सरकमफेरेंस का पॉइंट है वहाँ के डिस्टेंस को b बोल दिया, तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी 2b। ये लेंथ हो जाएंगी मेजर और माइनर माइनर एक्सिस की। इसमें स्मॉल ए क्या है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। स्मॉल ए क्या है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। उसी तरीके से स्मॉल बी क्या है? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया क्या? तो ये इलिप्टिकल पाथ है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये तुम्हें क्लियर हो गया। अब अगर मैं यही इलिप्स को ऐसा कर लेता कि मैं मेजर एक्सिस इस तरफ लग लेता, बी ज़्यादा बड़ा कर लेता ए से, तो ये सर इलिप्स ऐसा बन सकता था ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता? फोकस यहाँ पे लेने पड़ते, फिर मैं ये धागा लेता, उसको फंसाता, इसको टाइट करता, अब मैं ऐसे घुमाता, तो ये एक ऐसा इलिप्स बनता। क्लियर है? अगर मैं इस लाइन के अलोंग इलिप्स बनाना चाहता हूँ तो ये दोनों फोकस ले लूंगा, फिर धागा बांध करके उसको फंसाऊंगा और फिर ऐसे घुमा दूंगा, तो इस लाइन के अलोंग इलिप्स बन सकता है। तो इलिप्स का एक्सिस किधर भी हो सकता है ना, कैसे भी घुमा हुआ बन सकता है। हम सिंपल वाला पढ़ रहे हैं। अब जो एफ हम बात कर रहे थे कि जो इलिप्स में है, ये जो F1 पी प्लस F2 पी की जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कितना है, क्या हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि वो जब तक वो वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक इक्वेशन थोड़ी बनेगी, ऐसे थोड़ी बहुत कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। इक्वेशन तो आनी चाहिए ना, ए बी जो हमने पैरामीटर माने हैं उसके बीच में। तो ध्यान से सुनना कि जो F1 से P तक की ये डिस्टेंस और F2 से P तक की ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाली है। अब ध्यान से सुनना, जब ये पॉइंट घूम के यहाँ पे आ गया, मान लो जब यहाँ पे घूम के आया तो F1 से डिस्टेंस ये है, एक धागा तो ये होगा, और ये वाला जो धागा है वो घूम करके इतना बड़ा हो चुका होगा, अब इतना बड़ा, तो एक ये धागा और एक ये धागा है। अब मैं बोलूँ कि ये वाला धागा, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस वो तो सिमेट्रिक ही है, तो ये वाली डिस्टेंस जो भी होगी वही ये वाली डिस्टेंस है, तो इसमें ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस को मैं ऐसा बोल दूँ, तो ये वाली जो डिस्टेंस थी उसको मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, तो एक तरीके से पूरी लेंथ के बराबर ये बन रहा है। या फिर समझो कि ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लेके आ गया। जब मैं दूसरा डायग्राम बना के समझा देता हूँ, जब ये तुम्हारा पॉइंट, ये पी पॉइंट, जब पी पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे आ चुका है, तो एक रस्सी जो F2 पे बंधी हुई थी एक ये रहेगी ऐसे, और एक जो F1 से आ रही थी वो रहेगी ऐसे। ठीक है ना, इस तरीके से बंधी हुई है। अब ये जो डिस्टेंस D है वही तो डिस्टेंस ये D है। क्लियर है क्या? तो मैं बोल सकता हूँ कि जो F1P, ये P पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, प्लस F2P जो भी होगा, अगर ये वाले डिस्टेंस को मैं F2P को यहाँ पे मेजर मान लूँ तो एक तरीके से ये वाली पूरी डिस्टेंस एक तरीके से मुझे F1P बन रही है, और ये वाली डिस्टेंस को मैं इसी डिस्टेंस के इक्वल लिख सकता हूँ, यानी कि ये प्लस, मैं बोलना चाह रहा हूँ ये प्लस ये करूँ, या फिर ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस करूँ, एक ही तो बात है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो F1 प्लस F2 है वो टोटल इस डिस्टेंस के बराबर है, जो कि 2a के बराबर होगा, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस।
समझ में आ गई क्या बात? तो ये जो मैं कांस्टेंट लिख रहा हूँ ये कांस्टेंट 2a होगा। मेजर एक्सिस को टोटल लेंथ को 2a बोल रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। आगे चलते हैं। इलिप्स में ए और बी जो तुमने सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस बोले हैं, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का सिंपल मीनिंग मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ही है, सेमी मेजर एक्सिस लेंथ की और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ। सबसे पहले हम इलिप्स में, जब तुम मैथ्स में पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, हम उसकी कुछ ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, उसके जो कैसे बनता है, क्या इक्वेशन होने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम जो ए और बी में रिलेशन पढ़ते हैं वो रिलेशन उस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी बताता है। ठीक है, एक पैरामीटर होता है एसेंट्रिसिटी, जब तुम मैथ्स में पढ़ोगे डिटेल में, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा तो उस समय पढ़ना। हमें बस उसकी जो प्रॉपर्टी काम में आती है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अदरवाइज तो ये बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा, इलिप्स पे पूरा 5-6 क्लास पढ़ाए जा सकते हैं। बट हाँ, हमें जो काम के पैरामीटर्स हैं वो याद रखने हैं। तो एसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ, एसेंट्रिसिटी ई से लिखते हैं, वो बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - b² / a²। ये एसेंट्रिसिटी होती है इलिप्स की। या फिर मैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो बनेगा b² सेमी माइनर एक्सिस, वो उसका स्क्वायर बन जाएगा a² 1 - e² के बराबर। क्लियर है क्या? सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर बन जाएगा सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर इंटू 1 - e²। ई की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, ई की वैल्यू 1 से लेकर के 0 के बीच में कुछ होती है, और ये जैसे जैसे बदलती रहती है वैसे वैसे इलिप्स का जो शेप है वो बदलता रहता है। क्लियर है? आगे चलते हैं भाई। इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर बात करें, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे करेंगे, कैसे निकालते हैं इक्वेशन? भाई किसी भी जनरल पॉइंट को तुमने एक्स को वाई माना, अब ये फोकस डिस्टेंस है, ठीक है, ये फोकस है, इस फोकस से ये डिस्टेंस लिखो प्लस ये डिस्टेंस लिखो और उसका सम करके 2a के इक्वल कर दो। जब ये कंडीशन लगाओगे तो तुम्हें ये इक्वेशन निकल के आएगी तुम्हारे पास। एक तो x² a² प्लस y² b² इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है इलिप्स की। ए यहाँ पे क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, और बी है सेमी माइनर एक्सिस। या फिर बी सेमी मेजर एक्सिस होगा तो ए सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ इलिप्स बोल रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं या फिर हम बोलें एक केस लेते हैं, इन केस ऑफ a इक्वल टू बी, और उस a इक्वल टू बी को मैं लिख देता हूँ r। जब a और b इक्वल हैं, ए और बी जब इक्वल हैं तो ये बन जाएगा x² / r² प्लस y² / r² इक्वल टू 1, यानी कि ये बन जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू r²। क्या बन गया ये सर्कल? अरे क्लियर है क्या बात? जब ए और बी इक्वल होंगे, तो जब ए और बी इक्वल होंगे तो ये जो पार्ट बनेगा ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। ठीक है, खैर ये आगे पढ़ेंगे, अलग अलग 3 तरीके की शेप जो बनेंगी वो पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। इलिप्स की हमें इक्वेशन पता चल गई, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। ये जो भी इक्वेशन, ऐसी जब भी इक्वेशन देखेंगी तुम्हें तो तुम उसको बोलोगे वो इलिप्स की इक्वेशन है। एरिया ऑफ इलिप्स की अगर बात करूं कि जो इलिप्टिकल सरफेस बना, या फिर मैं एक चीज़ और बताऊं तुम्हें इसमें, कि जो फोकस की डिस्टेंस होती है सेंटर से, मैं बोलूँ ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो अगर तुम्हें ए पता है और ई पता है, एसेंट्रिसिटी जो मैंने बताई, अगर तुम्हें एसेंट्रिसिटी पता है और सेमी मेजर एक्सिस पता है तो ये ए इंटू ई होता है। तो फोकस की जो F1 हो चाहे F2, उसकी सेंटर से डिस्टेंस a इंटू ई होता है। तो बाकी बची हुई ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a माइनस ए ई। भाई टोटल ये a था, उसमें से ये ए ई है, तो बचा हुआ a माइनस ए ई बन जाएगा। क्लियर है? ये याद रखना है तुम्हें। उसके बाद में एरिया ऑफ, अगर मैं इलिप्स बात करूं, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा सर्कल है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस की रेडियस अलग अलग है।
तो पाई आर स्क्वायर में आर ऑफ एक्स एक्सिस और आर ऑफ वाई एक्सिस की तरह, मतलब याद रखने का तरीका है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। तो एरिया जो बनेगा वो एरिया बनेगा पाई इंटू आर, एक्स एक्सिस की रेडियस इंटू वाई एक्सिस की रेडियस, तो पाई ए बी, ये बन जाएगा एरिया ऑफ इलिप्स। सरकमफेरेंस ऑफ इलिप्स के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? सरकमफेरेंस ऑफ इलिप्स, जब तुम मैथ्स में इलिप्स के बारे में पढ़ोगे तब तुम मैथ्स में टीचर से डिस्कस करना कि इलिप्स की सरकमफेरेंस क्या होगी। उसमें तुम्हें प्रॉपर से कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि जो फंक्शन जो बनेगा वो एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्या? एक ऐसा फंक्शन बनेगा, उसकी इलिप्स का जो सर्कल जो आर्क है, इस इलिप्स का आर्क जो है, इसकी लेंथ मेजर करने का एक ऐसा पार्ट बनेगा, एक ऐसा फंक्शन बनेगा जिसको हम सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। ये जो पाथ बना है, अब ये पाथ इस वाले डिस्टेंस के बराबर तो नहीं होगा ना, ये डायरेक्ट डिस्टेंस है। हम तो इस पाथ की लेंथ कवर करना चाह रहे हैं कि ये टोटल लेंथ कितनी है। तो ये वाली लेंथ कवर करने के लिए जब तुम इसको छोटा सा एलिमेंट लेकर के उसकी डिस्टेंस लेकर के इंटीग्रेट करोगे तो वो एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जिसको तुम सोल्व ही नहीं कर पाओगे। समझ में आएगी बात? यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू नहीं बन पाएगी उसकी। सोल्व करोगे 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 लेकिन उसकी जो फाइन वैल्यू निकल के आएगी वो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं निकल के आ रही होगी। क्लियर है? तो हम एक ऐसा फंक्शन बना ही नहीं पाएंगे जिसके अंदर हम बोलें कि भाई ए की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू रखो और देखो तुम्हें ये पेरीमीटर मिल जाएगा, उसका सरकमफेरेंस की लेंथ मिल जाएगी। तो पेरीमीटर तुम्हें मिल ही नहीं पाएगा, ऐसा फंक्शन तुम बना ही नहीं पाओगे। सरकमफेरेंस बोले पेरीमीटर। क्लियर है? तो स्टार मार्क करके लिख लेना। क्या लिखेंगे कि हाँ, वी कांट एक्सप्रेस दी, क्या लिखे, पेरीमीटर ऑफ इलिप्स इन एनी, क्या लिखें, नॉन लिख लेते हैं, नॉन फॉर्मूला, या फिर बोलें फंक्शन। कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा फॉर्मूला बना ही नहीं पाएंगे जिसमें हम सरकमफेरेंस ऑफ इलिप्स को रिप्रेजेंट कर पाएं। तो बोलो ये क्या सर, मेजर करने का कोई तरीका ही नहीं है? मेजर करने का दोस्तों फिर एक ही तरीका है कि जो तुम्हारा ये, एक तरीके से ऐसा समझ लो कि एक धागा बना लो, एक ऐसा मशीन सिस्टम बना लो कि जिस जैसे जैसे चलता जाएगा वो एक धागा बनाता जाएगा। तो वो धागा बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा और पूरा जब लूप तुम्हारा कंप्लीट हो जाए उसको बंद कर दो और फिर उस धागे को निकाल करके सीधा करके उसकी लेंथ मेजर कर लो। क्लियर है क्या? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो नहीं है जिससे तुम उसको कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो वो इलिप्स हो गया जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे। अगर सेंटर किसी जनरल पॉइंट पे हो तो, अगर इलिप्स का सेंटर किसी जनरल पॉइंट पे हो तो, एरिया ऑफ इलिप्स और पेरीमीटर के बारे में मैंने बात करी। ठीक है, सेंटर ऑफ इलिप्स किसी जनरल पॉइंट एक्स नोट कोमा वाई नोट पे हो तो क्या होगा? वही होगा जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर को, उसका सेंटर जब किसी एक्स नोट कोमा वाई नोट पे शिफ्ट कर रहे थे तो एक्स में से एक्स नोट माइनस हो रहा था, वाई में से वाई नोट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था उसमें से एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन बनेगी जो कि इस इलिप्स की इक्वेशन होगी जिसका सेंटर एक्स नोट कोमा वाई नोट पे है। क्लियर है क्या? आ गया समझ में? जिस तरीके से ऊपर सर्कल वगैरह में हमने कैलकुलेट करी है वैसे इलिप्स में हो जाएगा कि सेंटर को हमने एक्स नोट को वाई नोट पे शिफ्ट करा तो वो एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है भाई, अब जो हमने एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का जो रिलेशन पढ़ा है, इसमें अगर हमारा ए बड़ा होता है बी से तो ए बड़ा होने का मतलब कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग फैला हुआ होगा ये इलिप्स। इस इलिप्स को अगर मैं लिखूं तो ये इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे सेंटर ये इस तरीके से। इसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी।
ये मेजर एक्सिस है और ये जो है ये माइनर एक्सिस है। तो जब a ग्रेटर देन b होगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, एक तरीके से x का डिनोमिनेटर बड़ा है तो x में फैला हुआ रहेगा, y का डिनोमिनेटर बड़ा है तो y में फैला हुआ रहेगा। अगला केस ये है कि b बड़ा होगा तो b बड़ा होगा तो मेजर एक्सिस बाई y में होगा। तो b अगर बड़ा होगा तो मेजर एक्सिस y में होगा। इसी इलिप्स को कॉपी कर लेते हैं और इसको घुमा लेते हैं। समझ गए? ये कुछ ऐसा बनेगा। तो मेजर एक्सिस जो होगी वो y में होगी इस बार, और माइनर एक्सिस जो होगी वो x एक्सिस में होगी। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही उसी डायरेक्शन में जो इलिप्स होगा वो फैला हुआ होगा। a इक्वल टू बी हुआ तो अभी हमने बात करी, अगर a इक्वल टू बी हुआ तो जितना x एक्सिस में फैलेगा उतना ही y एक्सिस में फैलेगा, यानी कि कैसी ज्योमेट्री बनेगी? सर्कल बनेगा। अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू आर है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बन जाएगा। ये भी आर स्क्वायर होगा, ये भी आर स्क्वायर, और दोनों आर स्क्वायर इधर की तरफ भेज देंगे वन की साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बन जाएगा। इट विल बी सर्कल। अब ध्यान से देखो, जो एसेंट्रिसिटी हमने लिखी थी उसमें लिखा था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल हैं तो कट जाएंगे, यानी कि ई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? 1 स्क्वायर बी और ए, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अरे नहीं, क्या कर दिया मैंने, 1 कैसे आ जाएगा? ये 0 थोड़ी हुआ है। बी स्क्वायर उसको एक ए स्क्वायर से काटेंगे क्योंकि बी और ए इक्वल हैं, आर और आर रखे, तो ये 1 बचेगा ना इधर, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये बनेगा ई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ई की वैल्यू 0 होगी, हाँ ई की वैल्यू 0 होगी फॉर इलिप्स, सॉरी सर्कल। इलिप्स के लिए तो ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, सर्कल के समय ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो असेंट्रिसिटी रहेगी नहीं, किसी भी तरफ ये फैला हुआ नहीं रहेगा, दोनों तरफ सभी तरफ से सिमेट्रिक रहेगा। और ये रेडियस इसकी क्या बन जाएगी, जो कोई भी ए और बी हैं वो इसके रेडियस के बराबर होंगे और ये सर्कल बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो जिस तरफ का पैरामीटर बड़ा होगा उस तरफ फैला हुआ होगा, और अगर पैरामीटर इक्वल हुए, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होते हैं, फिर वो सर्कल बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन इनमें से कौन सी नहीं है? तो जनरल इक्वेशन होगी उसमें एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 8, क्या इसको मैं इलिप्स बोल सकता हूँ? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्या ये ए स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है? नहीं है, तो क्या इलिप्स होगा? नहीं होगा। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? ऐसा नहीं है, देखो हमें स्क्वायर मिलना ही जरूरी नहीं है इक्वेशन के अंदर। अरे जो 2 है इसको √2 का स्क्वायर भी तो लिखा ही जा सकता है ना। हमारी जो कंडीशन बन रही कि एक्स स्क्वायर का पैरामीटर होना चाहिए, उसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ होना चाहिए, चाहे डिवीजन में ना हो मल्टीप्लिकेशन में हो। अगर मैं 2 लिख दूंगा तो इसको नीचे लाके बोल सकता हूँ ना ये 1/2 है। तो एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, वाई स्क्वायर का टर्म होना चाहिए और कॉन्स्टेंट होना चाहिए। सिंपल, अगर ओरिजिन पे सेंटर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन में, साथ में इधर की तरफ 1 भी बनाना है हमें, तो साथ में कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर की तरफ 1 बनाने के लिए मैं 8 को नीचे ले भी आता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि उधर 1 बनाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 32 इक्वल टू 1। अब इसको लिख लेते हैं, कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16 है, यानी कि ए की वैल्यू तो 4 है, और बी स्क्वायर 32 है, यानी कि बी की वैल्यू है 4√2। क्लियर है? तो सेम इसका मेजर एक्सिस किधर की तरफ होगा? 4√2 बड़ा है, यानी कि वाई एक्सिस में ये इलिप्स बनेगा ऐसे वाला, वाई एक्सिस में ऐसे वाला इलिप्स बनेगा। क्लियर है? तो ये इलिप्स है। सिमिलरली बी की देखूंगा तो बी पार्ट में देखूं, बी पार्ट में इक्वेशन गिवन है तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसको डिवाइड कर लो 4 से, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। वापस से ए स्क्वायर 4 है तो ए की वैल्यू 2 है, और बी स्क्वायर 2 है तो बी की वैल्यू
√2 है। इस बार ए वाला एक्सिस बड़ा है, यानी कि इस बार ऐसा इलिप्स बन जाएगा ये, क्योंकि इस बार एक्स एक्सिस का जो है वो मेजर एक्सिस बन रहा है। अगला मैं देखूं x²/2² y²/4², ये तो वैसे ही दे रखा है, a की वैल्यू 2 है, फिर b की वैल्यू 4 और इक्वल टू 1, ये तो है ही इलिप्स। x² माइनस y² इक्वल टू 1, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। जब इलिप्स बनता है तो बीच में x² और y² के बीच में प्लस का टर्म आता है, ना तो x² नेगेटिव होता है ना y², कोई भी नेगेटिव नहीं होता, ना इधर नेगेटिव आता है। क्लियर है क्या? ये चीज़ के लिए ये इस इक्वेशन में ध्यान देने वाली बात थी कि जो x² और y² हैं ये पॉजिटिव टर्म्स हैं और कांस्टेंट भी पॉजिटिव वाला बन रहा है। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे थे हम। तो जो डी पार्ट होगा ये इलिप्स की इक्वेशन नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। सिंस इन ऑप्शन डी y² इज नेगेटिव कोफिशिएंट and in equation of ellipse it is not possible। क्लियर है क्या? इलिप्स के इक्वेशन में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो इलिप्स नहीं होगा। ठीक है, पहचान जाओगे। आगे चलते हैं। हाइपरबोला, हाइपरबोला में जो माइनस वो जो आ रहा था ना, अगर वो x² माइनस y² वाली इक्वेशन इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन में बीच में अगर माइनस होता है तो वो हाइपरबोला बनता है, और वो इस तरीके का बनता है। इसमें जो ए होता है ना, x² वाला जो ए है, तो x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए, इनको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स में तुम इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे पैराबोला बनते हैं, है ना। इसकी जो शेप बनती है वो कुछ इस तरीके की बनती है, ये ऐसे टेंजेंशियल लाइंस बनती हैं। तो इन दोनों लाइन के बीच में कन्फाइंड होता है, इस रीजन में भी इस रीजन में भी। ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। x² माइनस y²/b², तुम्हें याद रखना है। अगर माइनस आ रहा है बीच में तो हाइपरबोला है, और प्लस आ रहा है तो इलिप्स है। ये एक साइन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कर्व के अंदर। ठीक है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन में यहाँ पे माइनस आता है, तो जब x² माइनस y² जैसा इक्वेशन बन रहा हो तो वो ना तो सर्कल है ना इलिप्स है, वो बनेगा हाइपरबोला। क्लियर है? अगला जो हाइपरबोला बिल्कुल हमारे सबसे ज़्यादा काम में आएगा, ये वाला हाइपरबोला तो फिर भी बहुत कम काम आएगा, लेकिन जो मेन हाइपरबोला काम में आता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन से पैराबोला को बोलते हैं? व्हेन x इंटू वाई आर कॉन्स्टेंट, x और y का मल्टीप्लीकेशन कोई कॉन्स्टेंट आ रहा हो, उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू 1/x, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, या फिर बोले x प्रोपोर्शनल टू 1/y। ऐसा जो कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ बन जाएगा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो देखो, इसको ग्राफ अगर बनाना चाहें तो हम यहाँ दिख रहा है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y 0 को, 1/∞ 0 बन जाएगा, यानी कि y 0 को टेंड करेगा। तो जब x 0 है तो y इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और जब x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी जाएगी तो y फिर इन्फिनिटी 0 को टेंड करेगा। तो कोई ऐसा कर्व बनेगा, इसको ढंग से बना दूँ मैं, एसिम्प्टोट सा बनेगा, इन्फिनिटी पे जा करके x और y को टच करता हुआ सा दिखेगा। ठीक है क्या? सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग भी होगा, सेम चीज़ y एक्सिस के अलोंग भी होगी, y एक्सिस में भी ऐसे ही टच कर देगा इन्फिनिटी पे जाके। जब x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव आ जाएगा, और अगर कि कांस्टेंट नेगेटिव है तो y नेगेटिव पे प्लस आ जाएगा। समझ में आएगी बात? तो अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव में y भी पॉजिटिव, और x नेगेटिव में y भी नेगेटिव। लेकिन अगर यहाँ पे ये -1/x होगा तो फिर ग्राफ ऐसा बन जाएगा, जब x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा तो x पॉजिटिव, इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अगला है पैराबोला। पैराबोला तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना वो पैराबोला ही होता है।
इसमें जो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब a जीरो नहीं है, अगर a जीरो हो गया, a जीरो हो गया तो ये इक्वेशन देखो ये मिट गई, y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हमें एक पैराबोला रखना है तो सबसे पहला बात, b चाहे जीरो हो जाए चाहे c जीरो हो जाए, लेकिन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो a है ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये पैरामीटर जीरो यानी कि ए नॉन जीरो होगा तभी ये इक्वेशन पैराबोला की बनेगी। चाहे बी और सी जीरो हो जाए चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। वाई वाई और एक्स में से किसी एक की पावर वन होनी चाहिए, किसी दूसरे की पावर टू वहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी जाके वो पैराबोला बनता है। और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले जो पैराबोला होते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अगर ए पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, और अगर ए नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। यानी कि पैराबोला अगर अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा, ये पैराबोला की ऐसी शेप बना रखी है। और अगर डाउनवर्ड की बात करूं तो डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा ऐसे, इसका रिवर्स डाउनवर्ड पैराबोला। तो जो तुम वाई एक्सिस में बनाओगे, कोई भी जनरल एक्स वाई एक्सिस बना लेता हूँ, कहीं भी बन सकता है ये, डिपेंडिंग ऑन ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट डिपेंड करेंगे कहाँ पे कट कर रहा है नहीं कर रहा है, बट हाँ ऐसा बनेगा। सिमिलरली अगर ए नेगेटिव है, यानी कि अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो ये बनेगा। इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो ये बनेगा। दोनों ही नेगेटिव हों तो इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों प्लस प्लस बन जाएंगे, तो ऐसा ही बनेगा। जब y और एक्स स्क्वायर का साइन सेम होगा तो अपवर्ड बनेगा, और इनका साइन अपोजिट होगा तो डाउनवर्ड बनेगा। या फिर अगर हम लिखते ही y इक्वल टू समथिंग है तो y इक्वल टू में इधर तो पॉजिटिव रहना है, तो फिर इधर का साइन सिर्फ यही डिसाइड कर लेगा कि अगर एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। इसके जो मेन जो हमें काम में आते हैं, है ना, जो मेन पैराबोला जो हमारे काम में आते हैं ये हैं, हाँ यहाँ बना रखे हैं मैंने, दो टाइप लिख रखे हैं। पहला टाइप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला, यानी कि x की पावर 1 हो और y की पावर 2 हो, तब जो ग्राफ बनते हैं उसमें ध्यान से सुनो ये बनेगा कैसे। जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू जीरो होगी, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा, सबसे पहली बात तो ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि b और c दोनों ही जीरो हैं इसमें, तो ये y और x का डायरेक्ट रिलेशन जो बन रहा है ओरिजिन से पास होगा। अब देखो x की वैल्यू, हाँ ऐसे देखो, y की वैल्यू चाहे मैं पॉजिटिव रखूँ चाहे y की वैल्यू मैं नेगेटिव रखूँ, चाहे मैं y पॉजिटिव रखूँ चाहे मैं y नेगेटिव रखूँ, x तुम्हारा जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि y का तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में रखूंगा तो भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में रखूंगा तो भी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि तुम्हारा जो एक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा अगर a पॉजिटिव है तो अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो एक्स वाई चाहे जैसा भी हो y तुम्हारा पॉजिटिव ही आएगा, सॉरी y तुम्हारा जैसा भी हो, y अगर पॉजिटिव है तो भी x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव है तो भी x पॉजिटिव। यानी कि इस तरफ इस वाले फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा ग्राफ बनने वाला है। तो अगर फर्स्ट और फोर्थ में ग्राफ बनने वाला है और पैराबोला बनने वाला है तो कुछ ऐसा सा ग्राफ नहीं बन जाएगा क्या? अरे क्लियर है क्या? ये कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा, ऐसे लगा देते हैं। ऐसे बनाते हैं इसको। ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं बन पा रहा, हाँ अभी ठीक है। तो ये एक ऐसा पैराबोला बन जाएगा। लेकिन अगर a नेगेटिव हुआ, अगर a नेगेटिव हुआ तो जब y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो x को भी नेगेटिव ही रखेगा, और अगर x को नेगेटिव रखेगा तो तुम्हारा ग्राफ जो है वो रिवर्स में बनेगा। x तुम्हारा हमेशा नेगेटिव, x तुम्हारा हमेशा नेगेटिव किस में होगा? इन क्वाड्रेंट्स के अंदर। तो तुम्हारा पैराबोला कैसा बनेगा? ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो जब a पॉजिटिव होगा तो राइट में ओपन होगा, वाई स्क्वायर अगर आ रहा है तो x में ओपन होगा, सिंपल सी बात है। जिसकी पावर 1 है उस तरफ ओपन होगा, y में स्क्वायर और x की पावर 1 है तो x में ओपन होगा, पॉजिटिव है तो इधर ओपन होगा, नेगेटिव है तो इधर ओपन होगा। बस तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। अगला मैं बात करूं
कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई है तो जिसकी पावर 1 है उधर ओपन होगा ना, तो वाई की पावर 1 है उधर ओपन होगा। एक्स चाहे पॉजिटिव चाहे रखो चाहे नेगेटिव, अगर ए पॉजिटिव हो तो वाई पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो जो हमने बनाया था इसी को ले लेते हैं, ये ऐसा ओपन हो जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। और ये कब बनेगा? जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर ए लेस देन 0 हुआ तो, ए लेस देन 0 हुआ तो डाउनवर्ड बनेगा फिर, है ना। y की पावर 1 थी तो देखो y में ओपन हो रहा है, प्लस या माइनस y में, ऐसे याद रख लेना तुम्हें। जिसकी पावर 1 होगी उधर की तरफ उस एक्सिस में ओपन होगा। पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो पॉजिटिव एक्स या वाई एक्सिस में, नेगेटिव है तो कोफिशिएंट तो नेगेटिव एक्सिस में ओपन होगा, ए लेस देन 0 के केस में। क्लियर है? चलो आगे बताओ ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहली इक्वेशन देखते हैं, एक्स की पावर 2 है वाई की पावर 1 है, पैराबोला होगा। एक की पावर 2 होनी चाहिए, एक की पावर 1 होनी चाहिए, तभी वो पैराबोला की इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे देखें तो ये y की पावर 2 है और y की पावर 1 है। अरे यहाँ तो y की पावर 1 से y की पावर 1 कट ही जाएगा। इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो ये तो y की वैल्यू 16, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y की वैल्यू 16 वाली। क्लियर है क्या? y की वैल्यू 16 है तो कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन है। y की वैल्यू 16 कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है? y की वैल्यू 16 अगर यहाँ है तो ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पे हर जगह y की वैल्यू 16 है। क्लियर है? चलो उसके बाद में अगले पार्ट पे चलते हैं। मतलब कि ये एक तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं है ना। दूसरी मैं बात करूँ, सी ऑप्शन में चलते हैं। इसमें एक्स पावर 2 भी है, वाई की पावर 2 भी है। इसमें देखो स्क्वायर रूट ले लो तरफ, दोनों तरफ, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 वाई। क्लियर है क्या? ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। एक की पावर 2, एक की जो पावर है वो सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए, एक की पावर फर्स्ट ऑर्डर की, एक्स और वाई में से, तब जाके वो पैराबोला बन पाता है। तो ये भी नहीं है। तीसरा देखो, इसमें एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें वाई स्क्वायर आ गया, अब वापस से दो दो पावर आ गई, तो ये भी नहीं बन पाएगा। यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर अगर मैं सीधे लिखना चाहूँ तो बी, सी और डी, तीनों ही इलिप्स वो पैराबोला नहीं है। क्लियर है क्या? बी, सी और डी तीनों ही पैराबोला नहीं है, सिर्फ ए वाला जो इक्वेशन है वो पैराबोला का इक्वेशन है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने पढ़ा, पैराबोला बनता है। अब इसके रूट्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो तुमने 10th क्लास में पढ़े भी होंगे थोड़े बहुत। नहीं भी पढ़े हैं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि हमारे काम तो आने वाले हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब a नॉन जीरो है। एक्स स्क्वायर जो है ये बताता है तुम्हें, अगर x की पावर 2 है तो ये तुम्हें दो सोल्यूशन देगा, फॉर y इक्वल टू 0, या फिर मैं बोलूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर x की पावर, ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, y की वैल्यू 0 ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे y एक्सिस पे y, एक इस लाइन पे, इस कर्व पे ऐसे पाथ है जहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यानी कि x एक्सिस वाले पॉइंट की, x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, इट विल हैव टू सॉल्यूशंस। अगर मैं फॉर y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू 0 करूँगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बन रही है, तो वो दो सॉल्यूशन देगा। अब अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हमने जो ऊपर बनाया यहाँ पे, इन्हीं को उठा लेते हैं, ज़्यादा मेहनत क्यों करनी, स्मार्ट वर्क करना चाहिए हार्ड वर्क के बजाय। हार्ड वर्क तब तक रिजल्ट नहीं देता जब तक वो स्मार्ट ना हो। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन 0 तो ऐसा हो जाएगा और a लेस देन 0 तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे कट करेंगे ये एक्स एक्सिस को, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो y की वैल्यू 0, यहाँ पे भी y 0 है, यहाँ पे भी y 0 है, सिमिलरली यहाँ पे भी y 0 है, यहाँ पे भी y 0 है। तो हमें वो पॉइंट निकालने जहाँ पे y 0 है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट पॉसिबल हैं, इट विल हैव टू सॉल्यूशंस फॉर y इक्वल टू 0। दो सॉल्यूशन बनेंगे, वो दो सॉल्यूशन सीधाचार्य इक्वेशन से निकाल सकते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर रियल रूट्स, फॉर, इस तरीके से लिख लेता हूँ, फॉर रियल रूट्स या सॉल्यूशंस
रियल सॉल्यूशंस के लिए एक्स की वैल्यू रियल होने के लिए देखो कंस्टेंट कुछ नहीं है भाई, ए तो जीरो है ही नहीं, सबसे पहली बात तो वो तो वैसे ही नहीं है, तो ए जीरो हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और वो कंडीशन ही पैराबोला की या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन थी कि ए जीरो नहीं है, तो डिनोमिनेटर की तो टेंशन ही नहीं करनी, ये तो नॉन जीरो वैल्यू है। इसमें ये नॉन जीरो हो या जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली वैल्यू जो है ये रियल होनी चाहिए, ये वाला तो रियल ही है, ये वाली वैल्यू रियल होनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। क्लियर है क्या? फॉर रियल रूट्स, रियल सॉल्यूशन पॉसिबल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना ज़्यादा जरूरी है। अब अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो गया, इक्वल जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, तीन केस हो सकते हैं, इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पहला, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ज़ीरो है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो एक्स तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये वाली वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी तुम्हारी, तो ये सिर्फ तुम्हारा बन जाएगा माइनस बी बाई टू ए। तो इस केस में तुम्हारा ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, है ना, ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल आ रहा है, ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल आ रहा है। और वन सॉल्यूशन पॉसिबल होने का मतलब कि एक्स एक्सिस को, यानी कि केवल एक बार वाई की वैल्यू जीरो हो रही है, यानी कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करके निकल जाएगा, दो बार कट नहीं करेगा, है ना, दो बार कट करेगा तो दो बार जीरो होगी वाई की वैल्यू, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, यानी कि अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बोथ सॉल्यूशंस आर इक्वल, दो सॉल्यूशन तो आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन वो इक्वल आ जाएंगे तुम्हारे पास, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस ई का होल स्क्वायर जैसा कुछ बनेगा, तो ये एक्स इक्वल टू ई को एक ही पॉइंट आएगा, और वो ई भी होगा क्या, एक्स माइनस ये बन जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ही बनेगा, और ये एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू आएगी, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये। दो रूट आएंगे, एक्स प्लस बी बाई टू ए और एक्स प्लस बी बाई टू ए, दो फैक्टर होंगे जो कि इक्वल होंगे। ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा? अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसे टच करके निकल जाएगी नीचे, एक बार टच करके, और अगर ए लेस देन जीरो है तो ऐसे टच करके निकल जाएगी नीचे, बस एक बार टच करेगी। ठीक है, दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस ये बन सकता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्स की माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए के हिसाब से, एक बार प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा तो दो रूट इक्वल पॉसिबल होंगे, यानी कि दो बार कट करेगा, दो बार कट करने की कंडीशन मैंने ये बनाई रखी है, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड और ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, ये चाहे दोबारा से बना लेना उसमें। ठीक है क्या? सीधे थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ये हमने क्योंकि पढ़ ही रखा है। थर्ड पार्ट ये है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा, तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये इमेजिनरी आ जाएगा, तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब इमेजिनरी क्या होता है, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू का रूट निकालना तुम्हें नहीं आता ना, तो तुम्हारे लिए इमेजिनरी है। और इमेजिनरी नंबर्स के वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है ये तुम 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सीखोगे, बट अभी के लिए मान लो कि ये रियल रूट पॉसिबल नहीं होंगे, नो रियल सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ऐसा लिख सकता हूँ। रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स कर्व विल नॉट इवन टच द एक्स एक्सिस, यानी कि y की वैल्यू जीरो कहीं होगी ही नहीं, कहीं नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, या तो वो ऊपर के ऊपर ही निकल जाएगा ग्राफ, या फिर वो नीचे के नीचे ही निकल जाएगा बिना टच करे। नीचे के नीचे तो ए लेस देन जीरो में, ऊपर के ऊपर ए ग्रेटर देन जीरो में। क्लियर है क्या?
इसमें तो y हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, इसमें y हमेशा ही लेस देन 0 है, 0 कभी बन ही नहीं पा रहा, प्लस माइनस, यानी कि कर्व प्लस माइनस में नहीं है, इसकी फिक्स वैल्यू, या तो तुम्हारी पूरा इक्वेशन पॉजिटिव में बनेगा या तुम्हारा पूरा ग्राफ नेगेटिव में बनेगा। क्लियर है? ठीक है। हाँ, सॉल्यूशंस ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके सॉल्यूशंस जो होंगे उसके हिसाब से जो सम ऑफ रूट्स जो होंगे, सम ऑफ रूट्स अगर मान लो तुम्हारे जो दो कोऑर्डिनेट, दो एक्सिस कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, एक्स माइनस बी, ये एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के x1 x2 निकाला, उसको मैंने अल्फा और बीटा बोल दिया, तो वो रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो उसका सम कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ये वैल्यू निकालनी है। तो उसका जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन सी बाई ए के इक्वल होता है, और जो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, ये जो एक्स नोट है, इसकी वैल्यू जो होती है वो, इसकी वैल्यू वर्टेक्स बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। जहाँ पे कर्व टर्न कर रहा है, अगर ऐसा हुआ तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे कर्व टर्न करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो इस वर्टेक्स का जो लोकेशन होता है इस इक्वेशन से सीधा निकाला जा सकता है, माइनस बी बाई 2a। ए बी की वैल्यू तुम्हें रखनी है, तुम्हें ये चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमें पढ़ना था वो सारे शेप वगैरह हमने, जनरल जो शेप हमें चाहिए होंगे वो पढ़ लिए, और बाकी की जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी हम क्लासेस में उसके हिसाब से पढ़ते रहेंगे, है ना। जहाँ जहाँ पे कोई नई नई शेप हमारे क्वेश्चंस में आती रहेंगी वो हम वहीं पे पढ़ते रहेंगे। और क्योंकि तुम जब तक मैथ्स में भी काफ़ी चीज़ें ज्योमेट्री में पढ़ चुके होगे तो हमारे लिए फिर बाकी की शेप्स और समझना थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, तुम्हें इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है तो वो जब तुम मैथ्स में साथ साथ में पढ़ते रहोगे तो वो काम में आने वाली चीज़ें वैसे भी आ जाएंगी, और नहीं भी आएंगी तो भी जब क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे तो हम तो पूरी चीज़ें बताएंगे ना, है ना। तो इतना ही था। वापस से बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल जो नए हैं चैनल पे वो ज्वाइन कर लेना, @फिजिक्स माफिया। टेलीग्राम कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम मिलेगा दोस्तों @फिजिक्स माफिया पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे @द फिजिक्स माफिया के नाम से है, यूट्यूब पे है फिजिक्स माफिया IIT JEE नीट। ये जो PDF तुम्हें मिलेगी उस पर भी क्लिक करके तुम सारी चीज़ों पे पहुंच सकते हो, बट अगर तुम नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, और कमेंट में बता देना कि कौन सा पार्ट तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए, कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा दिसंबर 2025 से पहले, इस पूरा का पूरा सिलेबस 11th-12th का कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अभी बेसिक मैथ्स चल रहा है, इसके बाद में जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद में 11th-12th अल्टरनेट डेज पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, प्रॉपर होमवर्क दिया जाएगा, HCV से SBT जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं JEE के लिए सभी से होमवर्क दिया जाएगा। नीट वाले बच्चों के लिए HCV सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तुम्हारा कोचिंग का जो मॉड्यूल है उसको रेफ़र कर सकते हो, वहाँ से तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, वो तुम्हें करना ही है, किसी ना किसी कोचिंग का मॉड्यूल तुम्हें करना ही है। उसके अलावा HCV SBT और इरोडो वगैरह के क्वेश्चंस JEE वालों को मैं दिया करूँगा, बट बेसिक मैथ्स ख़त्म होने के बाद में जब प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट होंगे अपने तब, ठीक है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं। और अपना जो डाउट ग्रुप है ना, डाउट ग्रुप जो है माफियाज डाउट किलर्स, उसकी लिंक तुम्हें इस टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उस पर जाकर के तुम अगर नए हो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डेली मैं लाइव सेशन लेता हूँ बच्चों के डाउट्स वगैरह। और जैसे ये क्लास ख़त्म हो 10:30 पे मिल जाना, वहाँ पे मैं लाइव रखूँगा, इस क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट हो तुम्हारा वो तुम वहाँ से पूछ सकते हो, और उसके अलावा भी जो भी डाउट हो तुम्हारे तुम पूछ सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।